हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग बात करेंगे एडी करंट पे। ठीक है, तो अभी हमारी जर्नी में आइडियल ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में कंपैरिजन देखा और वहां से हमको पता चला कि मैग्नेटिक मटेरियल में तो क्या हो गया, लॉस हो गया। उसी लॉस को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक क्या बोल सकते हैं हम लोग, हिस्टेरिसिस लॉस को क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली, क्या अंतर था, क्या चीज था, और जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट था उस फॉर्मूले का कंक्लूजन भी देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग एडी करंट पर। ठीक है, सो एडी करंट में लॉस नहीं लिखा हूं मैं, यहां पे क्या है, लॉस नहीं लिखा। एडी करंट लॉस की बात बाद में करेंगे, पहले समझते हैं एडी करंट। और एडी करंट समझने के पहले मैं समझूंगा एडी का अंग्रेजी का मतलब क्या है, इंग्लिश वर्जन क्या है एडी का। एडी का मतलब है कि साइक्लिक, या फिर क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, डस्ट, एनीथिंग एल्स। ठीक है, किसी भी चीज का सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट, किसी भी चीज का क्या हो जाए, सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, करंट पे बाद में आएंगे, वाटर भी बोल सकते हैं, डस्ट भी बोल सकते हैं, वाटर, डस्ट, एक्सेट्रा। क्यों वाटर डस्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फिजिकली हम लोगों ने देखा हुआ है कहीं ना कहीं। अब बताता हूं किस तरीके से आपने देखा हुआ है वाटर को। ठीक है, नदी सबने देखी है, ठीक है, रिवर हम लोगों ने सब जानते हैं, और रिवर हमारे जो भी ओरिजिन का सबसे बड़ा मतलब जरिया रहा है। जो भी रिवर, जब एंशिएंट इंडिया या जहां पर भी हमारी उत्पत्ति हुई वही रिवर के आसपास ही हुई, क्योंकि पानी होगा वहां पेड़ होंगे, जीव होंगे, जंतु होंगे, वहीं पे इंसान सबसे पहले अपना बसेरा करेगा। इसीलिए वर्ल्ड में आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जितनी भी रिवर्स हुई है, चाहे वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या कहीं पर भी अमेजन हो, नाइल रिवर हो, तो रिवर के आसपास ही सभी बसावट रही है। ठीक है, एक जीके का इंफॉर्मेशन दे दिया है। चलिए, अब अगर आपने नदी देखी हो तो नदी को अब ध्यान से देखिएगा। सपोज करो ये है एक तरह का रिवर का हम लोग बना ये। ठीक है, यहां पर एक नदी आप बह रही है और यहां से पानी जा रहा है, रिवर में पानी जा रहा है। ठीक है, पानी जा रहा है। पानी का नॉर्मल फ्लो क्या होना चाहिए, सीधा सीधा जाते जाना चाहिए। पानी का रिवर जो पानी का जो वाटर का जो फ्लो है रिवर के अंदर, वो सीधा स्ट्रेट फ्लो होना चाहिए, स्ट्रेट फ्लो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर फ्लो रुक गया तो बहुत सारी चीजें दिक्कतें आ सकती है। बट देखिएगा आपने अगर नदी को बहुत ध्यान से देखा हो तो कुछ वाटर स्ट्रेट फ्लो होने की बजाय कहीं ना कहीं भंवर बना लेते हैं। ठीक है, छोटे 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 कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, भंवर बन जाते हैं, पानी के भंवर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो दैट इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। और कई बार ये बड़ी बड़ी नदियां, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहां पर जो तैराक होते हैं वो कई बार इस भंवर में फंस जाते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भंवर एक साइक्लिक बहुत ही हाई प्रेशर, अगर ज्यादा बड़ी नदी है तो, है ना, छोटी नदी नहीं बोले सर हमारे गांव में तो छोटा सा नदी है तो वहां पर तो कोई मरता नहीं है, ऐसा नहीं। छोटे छोटे भंवर आपको देखने को मिले होंगे, आपने बचपन में देखे होंगे या जब भी कभी रिवर को विजिट करे होंगे। तो ये जो भंवर होते हैं कि पानी सामने के साइड में फ्लो होने की बजाय कहीं ना कहीं ट्रैप होके सर्कुलर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, जिसको हम लोग पानी के भंवर बोलते हैं। इसी भंवर को असल में हम क्या बोलते हैं, एडीज। इसी को क्या बोलते हैं, एडीज बोलते हैं। ठीक है, चक्रवात के टाइम पे डस्ट के साथ भी वही होता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जब डिफरेंस होता है तो वहां पर हमारे गर्मियों के टाइम पे खासकर भंवर बनते हैं, चक्रवात जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो भी एक साइक्लोन या साइक्लिक मूवमेंट में चलते हैं सारे के सारे। तो उस तरह के एडीज को, ये एक फिजिकल एग्जाम्पल था, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप बताना चाहिए, जिसकी वजह से आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल में इमेजिनेशन होगा उतना ही अच्छा आप सीखोगे। तो चलिए, एडी करंट में सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, डस्ट के एग्जाम्पल से मैंने बता दिया। अब बात करते करंट का कैसे मूवमेंट होता है, सर्कुलर मूवमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में जाने से पहले मैं बोल सकता हूं कि एडी करंट क्या है, इट इज अ प्योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ओनली। ठीक है, और डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है मैग्नेटिक मटेरियल का, जितने भी फेरस या मैग्नेटिक मटेरियल है वो सब के सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अगर नहीं पता है तो कहीं पर भी किसी को अगर करंट लगता है तो हम लोहे की रॉड से या आयरन की रॉड से जाके हम लोग उसको नहीं छुड़ाते हैं, हम लोग लकड़ी लेते हैं या वुडन स्टिक लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी आयरन या आयरन से बने मटेरियल, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो, जितने भी फेरस मटेरियल है, सब के सब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। वो पता लगे किसी का कंडक्टिविटी कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, बट करंट
सब में फ्लो होने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा, दिक्कत क्या है, अभी हम लोग हिस्टैरिसीस में क्या कर रहे थे, वहां जो एनर्जी हमारी ट्रैप हो जा रही थी मैग्नेटाइजेशन में, वो एनर्जी की वजह से हमारा जो पावर लॉस हो रहा था उसकी वजह से हीटअप हो रहा था कोर। बट यहां तो कोर डायरेक्टली हीटअप हो रहा है क्योंकि करंट तो डायरेक्टली फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बट इतने डिसएडवांटेज होने के बावजूद हम लोग को प्रीफर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन बिना मैग्नेटिक मटेरियल के हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए, यहां पर हम लोग एडी करंट की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का 3D डायग्राम दिख रहा होगा, आई होप। मैंने बनाने की कोशिश करी, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं डायग्राम बड़ी मेहनत से बनाता हूं, ठीक है। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है जहां पर एक प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है। थोड़ी देर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर अगर मैंने करंट दिया, मैग्नेटाइजेशन करंट दिया और यहां पर वोल्टेज भी अप्लाई किया, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन करंट दिया, तो यहां पर करंट देने के कोई भी करंट ले लेते हैं, अभी आई करंट दिया, तो यहां पर एमएमएफ एन इंटू आई प्रोड्यूस होगा। एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इस फोर्स की वजह से फ्लक्स सेटअप होगा इसके अंदर, तो फ्लक्स इस तरीके से फ्लो होगा और ये यहां पर देखो, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, एक तरह का क्या है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है क्योंकि 3D में। तो यहां से एक रेक्टेंगुलर सरफेस से क्या होगा, ये फ्लक्स हमारा क्या करेगा, क्रॉस करेगा, फ्लक्स क्रॉस करेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो फ्लक्स क्रॉस करेगा इस रेक्टेंगुलर एरिया के और परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में नहीं ले जाना चाहता आपको, ईएमएफटी वगैरह के लॉ में नहीं, H.dl इक्वल टू आई इनक्लोज, वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा। सिंपली आप ये समझिए कि यहां पर जो बैठा हुआ बंदा, अगर आप यहां पे बैठोगे और इस रेक्टेंगुलर सरफेस के उस साइड में देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि एक कॉइल से फ्लक्स आता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर यहां पर एक क्लोज्ड सरफेस से अगर फ्लक्स क्रॉस कर रहा है तो यहां पे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ डी फाई नॉट बाय डी टी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने की वजह से यहां पर करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा रहेगा, सर्कुलर मूवमेंट में रहेगा, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट। मान लीजिए फ्लक्स की लाइन है, ठीक है, तो सर्कुलर मूवमेंट कैसा कर देता हूं मैं, इसके आसपास सर्कुलर मूवमेंट कर देते करंट, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कुलर मूवमेंट में करंट फ्लो होगा, इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोल देंगे और इसी इंड्यूस ईएमएफ को क्या बोल देंगे, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू एडी करंट अगर की बात करें तो सिर्फ ई कर देते हैं, ठीक है, एडी करंट की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हैं हम लोग। थोड़ी देर के लिए गलत स्टेटमेंट हो गया मेरी साइड से, पहले इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ई का नोटेशन इसलिए क्योंकि एडी करंट का डिस्कशन पढ़ रहे हैं, इस वजह से दे दिया मैंने। और ये जब आई आया है तो आई की वजह से आई स्क्वायर, क्योंकि लॉस इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, लॉस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये क्या होगा, हमें लॉस प्रोवाइड करेगा और उस लॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस ड्यू टू एडी करंट, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, एडी करंट लॉस, क्या बोल देंगे, एडी करंट लॉस। आई बात समझ में। अब देखिए एक बात यहां पर कि ये एडी करंट से जब लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। मैं आई स्क्वायर आर क्यों बोल रहा हूं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, ये वॉल्यूम ऑफ आयरन का अगर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, तो मान लीजिए कंडक्टिविटी ऑफ मास ऑफ आयरन इज मोर, तो हमारा एडी करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या करेगा, करंट को फ्लो होने में क्या हेल्प कराएगी। तो इसका मतलब अगर मुझे ये करंट को रोकना है तो मैं रोकने के तरीके बाद में डिस्कस करूंगा, अभी एडी करंट पे मेरा फोकस है। रिड्यूस कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे उसको अलग सेपरेट डिस्कशन में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, यहां पे नहीं करूंगा। अब बात आई बस समझ में आपको कि एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि अगर फ्लक्स क्रॉस करेगा तो किसी भी इंस्टेंट पे छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट्स हो सकती, एक प्लेट नहीं है, बहुत सारी प्लेट्स होगी, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होंगे प्लेट्स के, तो उन सेगमेंट से पूरा का पूरा क्या होगा, फ्लक्स क्रॉस होगा। तो यहां बैठे हुए अगर यहाँ
यहाँ पे बैठ जाते हैं तो हमको इस तरीके से प्रतीत होगा कि फ्लक्स क्रॉस कर रहा है कोई रेक्टेंगुलर सरफेस से। जब फ्लक्स क्रॉस करेगा d∅dt, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस ईएमएफ। इस इंड्यूस ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट का डायरेक्शन मतलब सर्कुलर होगा और मटेरियल के अंदर ही क्या होगा, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। छोटे छोटे अमाउंट में एडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे मटेरियल के अंदर। ये रिवर के अंदर था, पानी के अंदर, ये मटेरियल, कोर मटेरियल के अंदर। और इस कोर मटेरियल की जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा करंट हमारा ज्यादा होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एडी करंट। बट इट इज अनवांटेड, क्योंकि अगर ये एडी करंट को रोका नहीं गया तो ये क्या बढ़ाएगा, हमारा टेम्परेचर ऑफ द कोर बढ़ा देगा। टेम्परेचर ऑफ द कोर बढ़ा देगा, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा किसी सिस्टम का तो एफिशिएंसी डाउन। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, डाउन, क्योंकि लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। और इसकी वजह से जो लॉस होंगे हमारे, उसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट लॉस। और इसी लॉस को अगर हम लोग मिला देंगे हिस्टेरिसिस के साथ, तो हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट दोनों मिलके क्या बनेंगे, इस कोर के लॉस। क्योंकि कोर के ही दोनों के दोनों लॉस, इस वजह से इसका नाम क्या रखा है, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। ठीक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी किस चीज से बना हुआ है, बेसिक प्राइम, जो भी इसका कन्वर्जन हुआ है बाद में आके वो बेसिकली आयरन से, वो इस वजह से इसका नाम भी क्या है, आयरन लॉस या कोर लॉस दोनों बोल सकते हैं। तो चलिए, अभी एडी करंट की हमारी लॉस की बात हो चुकी है। अब हम लोग इसका आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि यहां पर जो करंट फ्लो करेगा, ये एक तरह का कंडक्टर है, एक तरह का मैग्नेटिक कंडक्टर बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पे कंडक्टर है, एक तरह का कंडक्टर है। और कंडक्टर मतलब कि एक तरह का रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि लॉसी पार्ट है तो लॉसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह का कंडक्टर है। क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने की वजह से इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने रेजिस्टेंस में कर दिया है। और रेजिस्टेंस क्या होगा, लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है। इस वजह से एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, लीनियर कैटेगरी में हो जाएगा। बट हिस्टेरिसिस क्या था आपका, नॉन लीनियर था। और नॉन लीनियर की वजह से क्या हो रहा था, हार्मोनिक इंजेक्शन हो रहा था। बट यहां पर एडी करंट की वजह से, एडी करंट लॉस की वजह से यहां पर हार्मोनिक इंजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर नेचर का है। लीनियर नेचर, बिकॉज लीनियर क्यों है, क्योंकि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो चलिए अब इसका जल्दी से हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं। सो अब हम लोगों ने क्या किया है, वो जो बड़ा सा डायग्राम आपको बना रखा था यहाँ पे, उसको मैंने शॉर्ट में ले आया हूं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन जानते हैं, उसी ऑपरेशन से इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो लोड लगाया है मैंने, लोड नहीं है असल में, ये जो यहाँ पर एडी करंट हो रहा था, तो एडी करंट देखो, इंड्यूस ईएमएफ और एडी करंट अगर होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि लॉस ही पार्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस से। तो ये रेजिस्टेंस ड्यू टू आरई, तो इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया कि एक तरीका रेजिस्टेंस है, एक तरीका लोडिंग दे दिया है अभी हम लोगों ने, सिर्फ एडी करंट को एनालिसिस करने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या बोल देंगे कि जो आरई जो कोर के बीच में था, उस कोर से निकाल के हम लोगों ने उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है यहां पर। और जैसे ही देखिए, जब हमारा एडी करंट एग्जिस्टेंस में नहीं था, तब हमारा कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ I01 हिस्टेरिसिस वाला। ठीक है, तो मैग्नेटाइज कर रहा था। और यहां पर क्या फ्लो हो रहा था आपका, इसकी वजह से मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से फ्लक्स सेटअप हो रहा था फाई नॉट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही यहां पर एडी करंट का एग्जिस्टेंस आएगा, तो यहां पर थोड़ी देर के लिए कौन सा करंट फ्लो करेगा, IE करंट फ्लो करेगा, IE एडी करंट ड्यू टू एडीज। तो करंट जैसे IE ये स्विच क्लोज करेंगे, तो यहां पर ये जो वोल्टेज होगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज। ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि इस एडी करंट की वजह से यहां पर फाई ई प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, फाई फ्लक्स। ठीक है, ई काय के लिए लगाया, जहां जहां पे ई लगाया वहां समझ जाइएगा ये एडी करंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई, तो ओवरऑल फ्लक्स थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओवरऑल फ्लक्स डाउन हुआ तो यहां पर इंड्यूस ईएमएफ जो E1 है वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल फ्लक्स कम हो गया, तो फ्लक्स कम होने की वजह से ई भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कोर के फ्लक्स की वजह से। और कोर के फ्लक्स डाउन होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी डाउन होगा। और यहां पर जो सोर्स लगा है वो क्या करेगा, लेंज लॉ का जो लेंज लॉ है उसको फॉलो करेगा। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, जो डाउन हो रहा है उसको वापस से अप कर दो।
ठीक है, तो अपोज कर दो। तो यहां पर इसको वापस अपोज करने के लिए हमें चाहिएगा कि एडिशनल फ्लक्स हो, काउंटर बैलेंसिंग फ्लक्स हो, काउंटर बैलेंसिंग करंट। तो कितने करंट की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है? आई की वजह से। तो काउंटर बैलेंसिंग करंट कौन सा प्रोड्यूस होगा? हमारा आई डैश, इसके बराबर। आई और आई डैश क्या होंगे? बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो ये यहां से क्या होगा? एडिशनल फ्लक्स फाई ई डैश प्रोड्यूस होगा और अल्टीमेटली फ्लक्स वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाएगा। फ्लक्स उसी पॉइंट पे आने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ E1 भी आ जाएगा और EE भी वहीं पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के ये जो डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ये लोड मत समझिएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, एडी करंट की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को, क्योंकि लॉसी पार्ट है तो लॉसी पार्ट को हम लोगों ने लोड में कनेक्ट करके एक एडी करंट के फेजर को बनाने की कोशिश करी है। तो अभी तक जो फेजर होता था, ये जो फाई नॉट होता था हमारा यहां पर फाई नॉट, और यहां पर हम क्या बोल देंगे कि E1 और E नॉट कहां हो जाते थे हमारे? ये हो गया हमारा E1, ठीक है, E1। और अभी E नॉट भी क्या हो जाए? EE भी क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री लेग बिहाइंड, क्योंकि इसी फ्लक्स से वजह से हो रहा है। और यहां पर अभी तक क्या होता था हमारा? I01 हिस्टेरिसिस की वजह से होता था, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां पर ये E हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए V2 नहीं बोल के मैं क्या कर देता हूं? यहां पर E बोल देता हूं। तो यहां पर जो करंट है, करंट IE रजिस्टिव होने की वजह से, ये लोड रजिस्टिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? IE E के फेज में ही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर ये जो IE है उसी फेज में क्या रहेगा? करंट IE। एडी करंट जो रहेगा वो इंड्यूस ईएमएफ जो रहेगा, एडी में जो इंड्यूस ईएमएफ लिया है उसी के फेज में रहेगा, क्योंकि रजिस्टिव है, यही फेज रहेगा। और ये जब प्राइमरी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो मैं यहां पर -E1 कर देता हूं, ठीक है। जो रिलेशन जो हम लोग आइडियल में पढ़ता है कि V1 = -E1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। इतना तो मैं कर ही देता हूं। और ये जो IE होगा, जो IE डैश बनेगा, वो IE डैश एग्जैक्टली अपोजिट बनेगा IE डैश, ठीक है। अब देखिए यहां से कितना करंट जा रहा है? यहां से टोटल करंट जा रहा है I01H प्लस IE डैश। तो ये IE डैश इन दोनों का प्लस करना है। तो मैंने क्या करा? फेजर वेक्टर की क्या ब्यूटी है कि आप बिना एंगल ऑफ ओरिएंटेशन बदले आप कहीं पर भी प्लेसिंग कर सकते हैं। तो IE की प्लेसिंग मैं यहां पे कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। इस IE की प्लेसिंग जब मैं यहां कर दूंगा IE डैश, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमें क्या देगा? एक्चुअल I01 देगा, ठीक है। इसको मैं कैपिटल से भी लिख सकता हूं, स्मॉल से भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक्चुअल I01 देगा। और ये एंगल था हमारा अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल से थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी तक, अब इसके अंदर I01 के अंदर दोनों ही लॉसेस है, हिस्टेरिसिस लॉसेस है और एडी। अब देखिए यहां पर मजेदार बात देखिए आप, जब इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। एक बात बताइए, एडी करंट की वजह से क्या इस कंपोनेंट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इज इंडिपेंडेंट टू द एडी करंट। एडी करंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। बट इसका लॉस कंपोनेंट देखिए, पहले लॉस कंपोनेंट यहां हुआ करता था, अब लॉस कंपोनेंट कहां होगा? थोड़ा सा ऊपर की साइड में होगा। मतलब एडी करंट ने सिर्फ और सिर्फ किसमें फर्क डाला है? किसमें कंट्रीब्यूट किया है? लॉसी पार्ट में कंट्रीब्यूट किया है, बट मैग्नेटाइजिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इसका मतलब हम लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम को अगर मैं यहां सिंप्लीफाई मैनर में लिखूं, अब बार बार I0H या IE डैश नहीं लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्टली लिखूंगा मैं यहां से, डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्टली I01, ठीक है। इसके दो पार्ट है। इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका? ये है थीटा नॉट, ठीक है, ये थीटा नॉट, ये वाला हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और ये हो जाएगा आपका लॉसी कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? लॉसी कंपोनेंट IW, ये हो जाएगा IW, ठीक है। अब इस IW में क्या रहेंगे? दो कंपोनेंट रहेंगे, IE डैश और I01H। ये I01 जो छोटा वाला है हमारा, I01 बोल सकते हैं। I01 का जो ये हमारा कंपोनेंट है, मतलब लॉसी कंपोनेंट, इसका जो लॉसी कंपोनेंट रहेगा I01 का H का जो लॉसी कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो
तो लॉसी कंपोनेंट IW कर सकते हैं। चलो अभी मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि एडी करंट का जो लॉसी कंपोनेंट है प्लस IE करंट, तो यहां पर इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि IE डैश तो एडी करंट तो रहेगा ही रहेगा, I01 या ये कर देते हैं IWH हिस्टेरिसिस की वजह से जो IWH है, ये IWH, ठीक है। तो यहां पर ये जो लॉसी कंपोनेंट इसमें एडी करंट और हिस्टेरिसिस दोनों रहेगा, बट मैग्नेटाइजिंग में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग में सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरिसिस कंपोनेंट ही रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरिसिस कंपोनेंट वाला मैग्नेटाइजेशन करंट ही रहेगा। इसका मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि जो आपका I01 है ये दो करंट से बना है, IM करंट प्लस IW करंट, टोटल W करंट, IM और IW। अब मैं क्या बोलूंगा, ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली हिस्टेरिसिस की वजह से, ओनली हिस्टेरिसिस, और ये जो लॉसी पार्ट है ये हिस्टेरिसिस प्लस एडी दोनों की वजह से होगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब I01 में जो IM है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरिसिस की वजह से होगा, बट लॉसी कंपोनेंट हिस्टेरिसिस और एडी दोनों की वजह से होगा। मतलब IW में दोनों कंपोनेंट करंट रहेंगे, एडी करंट भी रहेगा और हिस्टेरिसिस का लॉसी पार्ट भी रहेगा। इतना आपको बात समझ में आ रहा है। तो इस फेजर के बिहाफ में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना हो, इसका शंट ब्रांच डायग्राम बनाना हो, तब हम लोग कैसे बनाएंगे शंट ब्रांच डायग्राम। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, ये है हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट I0 और ये है हमारा लॉसी कंपोनेंट, ठीक है। और ये लॉसी कंपोनेंट में क्या कर देंगे, अब लॉसी कंपोनेंट में देखिएगा यहां पर हम क्या बोल देंगे RW और ये हो जाएगा XM। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो XM है, ये XM वही XM है जो XMH की वजह से होता था, ठीक है, XMH की वजह से होता था। बट हम लोग इस रेजिस्टेंस को नहीं बोलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या हो चुका है, कंट्रीब्यूट हो चुका है। मतलब एडी करंट से मैग्नेटाइजिंग वाली ब्रांच वो जो पुरानी हिस्टेरिसिस में पड़ी थी वही ब्रांच रहेगी, बट लॉसी पार्ट क्या होगा, क्योंकि लॉसी पार्ट क्या हो रहा है हमारा, लॉसी पार्ट एडी और हिस्टेरिसिस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका नेचर अब कुछ ना कुछ बदलेगा, ठीक है। तो इसका नेचर बदलेगा, तो इसके अंदर अब दोनों आ चुके हैं, अब दोनों लॉस हो रहे हैं। तो हम यहां से क्या बना सकते हैं कि ये हो गया हमारा I01 कंपोनेंट और ये हो जाएगा IM कंपोनेंट और ये हो जाएगा हमारा IW कंपोनेंट। IW के अंदर दोनों ही है, IW के अंदर क्या होगा, दोनों ही होगा, एडी करंट भी होगा प्लस I01 या I01 नहीं बोलेंगे हम लोग, IWH हिस्टेरिसिस की वजह से जो करंट का लॉस हो रहा था पिछली बार, और एडी करंट दोनों ही आ जाएंगे। और इसमें भी RW में भी क्या होगा, RE प्लस RWH हिस्टेरिसिस और एडी की वजह से, दोनों कंपोनेंट की वजह से नेट हमारा RW रहेगा। मतलब अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहेगा हमें हिस्टेरिसिस प्लस एडी करंट लॉस, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, लॉस, एडी करंट लॉस, दोनों लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कोर लॉस बोल देंगे, कोर लॉस। आई बात समझ में। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग एडी करंट के फाइंड आउट पे, ठीक है। तो इतना तो ये तो हो गया हमारा एडी और हिस्टेरिसिस को लेके सारा चीजें, और ये मैंने लिख दिया है कि XM वही है जो XMH की वजह से आया था हमारा, ये XM वही है जो XMH की वजह से आया था। बट अगर अब हम लोग एडी करंट लॉस निकाले, एडी करंट, तो ये लॉस मैं यहां पे फाइंड आउट करता हूं कि अगर मुझे एडी करंट लॉस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, WE इज द एडी करंट लॉस इन वॉट, इस प्रपोज या इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर लॉस अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE, V स्क्वायर बाय R, ये लॉस हो सकता है। प्रोपोर्शनल टू E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल के स्क्वायर। और क्या बोल सकते हैं इसको, ईएमएफ पर टर्न के ऊपर भी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ईएमएफ पर टर्न मतलब पता ही आपको, मैं ईएमएफ पर टर्न ऑलरेडी बता चुका हूं। और ईएमएफ पर टर्न का मतलब क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर, और असल में E1 इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर, और क्या बोल सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज
का स्क्वायर। मतलब इनडायरेक्टली या इन शॉर्ट बात करें, हम लोग इन शॉर्ट बात करें तो जो एडी करंट होगा, एडी करंट लॉस होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, E1 या फिर हमारा सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, V स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहां से हम क्या बोलते आए हैं अभी तक कि यहां पर B max इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ। ये अभी हम लोग पिछली बार देखा। तो यहां पर हम लोग पास जो वोल्टेज लिखना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू B max इंटू एफ। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, WE इज प्रोपोर्शनल टू B max स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज स्क्वायर और ये हो जाएगा B स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं यहां पर कि एडी करंट इज इंडिपेंडेंट, क्या बोल सकता हूं मैं, एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू दी फ्रीक्वेंसी। ऐसा बोलूं तो आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहां तो प्रोपोर्शनलिटी है ही है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे कि थोड़ी देर के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल है तो आप क्या बोलोगे, सप्लाई वोल्टेज के। यहां तक सही है। अगर आपसे पूछे कि एडी करंट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, अभी सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ऐसा अगर बोले तो आप क्या बोल देते हो, फॉर्मूला देख के हाँ प्रोपोर्शनल है। बट हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट, एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। उसका रीजन बताते हैं, क्योंकि असल में मान लीजिए कि V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, V बाई एफ अगर B मैक्स कॉन्स्टेंट है, अगर B मैक्स कॉन्स्टेंट है, B मैक्स अगर कॉन्स्टेंट हो जाए तो एडी करंट क्या हो जाएगा, एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर। तो आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी में प्रोपोर्शनल है, बट एक बात बताइए, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वो कांस्टेंट होगा, बीमैक्स कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का क्या है, रेशो कांस्टेंट है। और रेशो कांस्टेंट है तो यहां पर V स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों वेरी हो सकते हैं। V स्क्वायर और एफ स्क्वायर देखिए, दोनों का स्क्वायर कर दो तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो वो इनडायरेक्टली असल में वोल्टेज स्क्वायर ही है, इनडायरेक्टली असल में क्या है, वोल्टेज स्क्वायर ही है। ठीक है, तो बाकी इलोबरेट मैनर में हम लोग एक जगह और भी देखेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि फॉर्मूला देख के नहीं लगा दीजिएगा, एडी करंट इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि B मैक्स इज द फंक्शन ऑफ V बाई एफ, और V बाई एफ अगर यहां रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अल्टीमेटली एडी करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो ठीक है, सो फाइनली मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं एडी करंट। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस, एडी करंट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं एडी करंट को कंक्लूड करूंगा। तो एडी करंट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, वोल्टेज स्क्वायर ध्यान रखना है। तो पहला फॉर्मूला था आपको ये ध्यान रखना है कि एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। सेकंड कि एडी करंट को अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B मैक्स स्क्वायर और एफ स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, V बाई एफ कॉन्स्टेंट मीन्स यहां पर B मैक्स कॉन्स्टेंट और B मैक्स कॉन्स्टेंट हो गया तो यहां से WE इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। WE इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बट यहां पर कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन ये अप्लाई है कि इट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लिख जरूर दिया है, क्योंकि V बाई एफ कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि वोल्टेज अगर वेरी, जिस हिसाब से वोल्टेज वेरी करेगा उसी हिसाब से क्या वेरी करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वेरी करना चाहिए। तो V बाई एफ अगर यहां पर रख देंगे तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर थोड़ी देर के लिए अगर मैं B मैक्स की जगह V बाई एफ रख दूं तो प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, तो अल्टीमेटली वोल्टेज स्क्वायर है। ठीक है, तो जहां पर अगर हमको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी कुछ रिलेशन होंगे तो हम लोग डायरेक्टली यहां से बोल जरूर देंगे फ्रीक्वेंसी, बट वो असल में वोल्टेज में वेरिएशन है कि V बाई एफ का कांस्टेंट का मतलब अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी को लेके करेंगे अल्टीमेटली वोल्टेज भी वेरी होगा। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एडी करंट इज इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, बट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये वाला फॉर्मूला पहले तो वोल्टेज,
ठीक है। और अगर V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर W प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, इट इज अल्टीमेटली अ वोल्टेज स्क्वायर ओनली, ठीक है। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वही है, इनडायरेक्टली चीज वही बोल रहे हैं हम लोग। तो यहां से एक नोट पॉइंट आपको लिखवा देता हूं मैं कि हिस्टैरिसीस इंजेक्ट हार्मोनिक्स इनटू द सिस्टम ड्यू टू इट्स नॉन लीनियर नेचर, whereas there is a no harmonic injection due to eddy current because eddy current are linear। क्योंकि eddy current किसके लिए डिफाइन है? कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? कंडक्टर्स, मतलब Re इज दी रजिस्टर जो कि लीनियर है, तो लीनियर नेचर का, इस वजह से क्या होगा आपका हार्मोनिक इंजेक्शन नहीं होगा। और हार्मोनिक्स ड्यू टू द नॉन लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी कहां से आ रही है? मेन सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इज द सैचुरेशन, ठीक है। देखते हैं हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट को रिड्यूस करना है तो दो तीन तरीके हैं। तो पहला तरीका, दो तीन तो नहीं बोलेंगे, मैं यहां दो तरीके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो दो तरीका, ये जो कोर बनाया था हम लोगों ने, यहां पर एडी करंट बहुत ही लार्ज लेवल में फ्लो हो रहा था, बहुत करंट का जो पाथ था बहुत बड़ा पाथ था। अब इस करंट के पाथ को हम लोग नेरो करेंगे। अब नेरो, मान लीजिए सपोज करो करंट इतने बड़े पाथ में फ्लो हो रहा है, अब इस पाथ को हम क्या करना चाहेंगे? नेरो करना चाहेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, करंट के पाथ को ब्रेक कर दे। करंट के पाथ को कैसे ब्रेक कर देंगे कि ये जो हमारा कोर है, डायरेक्टली सॉलिड कोर यूज करने की बजाय छोटे छोटे टुकड़े में चिप्स फॉर्मेट में लेके हम लोग क्या कर दे, लेमिनेट कर दे। अब ये लेमिनेट यहां से लगा के बीच बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, लेमिनेशन कर देंगे, पूरा लेमिनेशन कर देंगे, ठीक है। पूरा लेमिनेशन कर देंगे, लेमिनेशन, ये लेमिनेशन, ठीक है। और ये जो लेमिनेशन थिकनेस रहेगा, ये जो लेमिनेशन थिकनेस है, लेमिनेशन थिकनेस कितनी रहेगी? लेमिनेशन थिकनेस लगभग 0.35 mm टू 0.65 mm, ठीक है, लेमिनेशन थिकनेस। अभी थिकनेस से होगा क्या? देखिए मैंने यहां पर इस वाले जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसको उठा के यहां कर दिया, तो ये असल में इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। इसका मतलब करंट पहले अगर जब लेमिनेशन नहीं था तब ये पूरे पाथ में फ्लो हो रहा था। अब देखिए करंट के पाथ को किस तरीके से हम लोगों ने कन्फाइंड किया। अब ये करंट का पाथ छोटा, एडी करंट होगा तो सही, बट बहुत कम में होगा, ठीक है। पाथ को एक लार्ज अमाउंट करंट को, आई करंट को क्या कर दिया हम लोगों ने, किसी हद तक इसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि करंट के पाथ को कन्फाइंड कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो लेमिनेशन लगा दी हम लोगों ने। इसीलिए मैंने आगे पहले भी मैंने जब डिजाइन पढ़ाया था इनका, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग जो भी कोर यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, लेमिनेटेड कोर यूज करेंगे। और लेमिनेशन का थिकनेस क्या है, 0.35 टू 0.65 mm। ये लेमिनेशन की थिकनेस मैं डिजाइन पोर्शन में एक बार पढ़ा चुका हूं। तो एक तो ये तरीका है हमारा कि लेमिनेशन कर दे, लेमिनेटेड कोर यूज करेंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि बताइए एडी करंट कैसे रिड्यूस होगा, तो पहला आंसर आपका क्या होगा, लेमिनेशन, नॉर्मल इंटरव्यू पे। अब अगर आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, स्टैंडर्ड वाले जो इंटरव्यू होते हैं वहां पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या जवाब देना है कि बेसिकली एडी करंट जो है वो है क्या, एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर ई। मतलब अगर आपको एडी करंट लॉस कम करना है, एडी करंट लॉस कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, तो एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा यहां पर कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाए किसी तरीके से तो एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, रो एल बाय इस पे डिपेंड करता है। और यहां पर अगर मैंने रजिस्टिविटी बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और रेजिस्टिविटी बढ़ानी है, रेजिस्टिविटी अगर मुझे बढ़ानी है मतलब कंडक्टिविटी क्या कर दे, कम कर दे। और याद है आपको मेरा पहला दूसरा डिस्कशन कि मैंने कंडक्टिविटी, एक आयरन मटेरियल लिया था उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, कंडक्टिविटी कम करने के लिए मैंने क्या किया था, सिलिकॉन ऐड किया था, सिलिकॉन ऐड किया था मैंने, ठीक है। तो सिलिकॉन ऐड करने की वजह से क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी रिड्यूस हो रही थी। कंडक्टिविटी रिड्यूस नथिंग बट रेजिस्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज मतलब एडी करंट लॉस कम, एडी करंट कम, और एडी करंट कम मतलब एडी करंट लॉस कम। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एग्जाम के इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि बताइए हाउ टू रिड्यूस एडी करंट, तो आप क्या बोलोगे, ऐड सिलिकॉन, ठीक है, ऐड सिलिकॉन इन दी मटेरियल। सिलिकॉन ऐड करने से होगा कि आपका कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा, बाकी चीजें मैंने बता दी है। चलिए अब यहां से हम बात करेंगे कि कितना परसेंट
सिलिकॉन ऐड करना चाहिए हमें, तो मैक्सिमम 4% से ज्यादा हमको सिलिकॉन ऐड नहीं करना है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर ऐड किया तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ये मटेरियल जो है ये ब्रिटल हो जाएगा, और ब्रिटल होने की वजह से जो लेमिनेट कर रहे हैं हम लोग, तो ये करना, लेमिनेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने पॉइंट लिख दिया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग controlled quantity of silicon, maximum 4% of silicon only is allowed, otherwise material become brittle for which lamination becomes difficult। और ये जो laminations है हमारे यहां पर will be insulated, इनको इंसुलेट रखना, इंसुलेशन में रखना, मतलब क्या बोल सकते हैं, laminations will be insulated from each other by red oxide, ठीक है। तो इन लेमिनेशन को क्या करना पड़ेगा, एक नोट और लिख सकते हैं आप कि लेमिनेशन विल बी इंसुलेटेड, लेमिनेशन will be insulated by red oxide, इसी को हम लोग वार्निश भी बोलते हैं, रेड ऑक्साइड और फिर वार्निश, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारे बार जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर आपके हाथ में लगे होंगे बचपन में, तो आपने ऐसा चिप्स देखी होगी ना, इसमें चिप्स इस तरीके से दिखी होगी, कभी एल शेप की चिप्स होगी, तो उनको ले लेके अलग अलग इस तरीके से चिप्स बनाते हैं हम लोग को इस मटेरियल की, और उसको क्या करते हैं, क्लैम्प कर देते हैं हम लोग, कंप्रेस कर देते हैं उसको फोर्सफुली। तो जब इसको निकालते तो हल्का हल्का ऑयली नेचर का आपके हाथ में आता है, जिसको रेड कलर का, जिसको आप जंग लगा भी बोलते हैं, कई बार जंग लग जाती है, तो रेड ऑक्साइड या फिर वार्निश से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड करते हैं लेमिनेशंस को। तो ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में क्या क्या तरीका है हमारा एडी करंट रिड्यूस करने का, ठीक है। एडी करंट रिड्यूस करने के 2 तरीके हैं, या तो लेमिनेशन या फिर एड सिलिकॉन, दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट ही है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, और ये हार्मोनिक्स से रिलेटेड। तो अब हम चूंकि क्या पढ़ चुके हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, और इस आइडियल में 2 तरह के लॉस इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, एडी करंट और हिस्टेरिसिस। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन के लिहाज से, और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में जहां अलाउ होते हैं आप लोग, तो वहां सब जगह एडी करंट, हिस्टेरिसिस और जितने मटेरियल्स पढ़ाए वहां से क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे। तो आपको इन शॉर्ट 2 चीजें ध्यान रखना, हिस्टेरिसिस का फॉर्मूला और एडी करंट, और इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस, क्योंकि दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है, हमारे कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, और एडी करंट क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया। मैंने बहुत ही अच्छे मैनर में, जो मुझे लगता है, हो सकता है आपके लिए अच्छा हो चाहे नहीं हो, बट मैंने बहुत सारे सोर्सेस, देखो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको किसी एक सोर्स से नहीं मिल रही, अलग अलग सोर्सेस से मैंने इंफॉर्मेशन ली और आपको पढ़ा रहा हूं मैं। तो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको रेयरली अवेलेबल होंगे आपके नोट्स में, किसी एक पर्टिकुलर बुक में हो सकता है कि पूरा अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हम लोग क्या करेंगे मेनली कि एडी करंट और हिस्टेरिसिस के ऊपर क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं यहां से, तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जब न्यूमेरिकल ओवर हो जाएंगे, फिर आगे हम लोग जो लीकेज फ्लक्स वगैरह की मॉडलिंग है वो सब करेंगे, उसके बाद हम लोग रियल ट्रांसफार्मर के फेजर वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एडी करंट और हिस्टेरिसिस दोनों को मिला के, जिसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं, कोर लॉस के ऊपर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। आपको मजा आ रहा होगा, आप बहुत अच्छे से रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन का एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि चलो आगे बढ़ा के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कॉपी बनाइएगा, कॉपी का डेली रिवीजन करिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कॉपी के अंदर, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साथ।